बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सेल टैक्स और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में आज ताजिर बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, जिसमें ताजिर दोस्त स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF और जमात इस्लामी की जानिब से इस हड़ताल की हिमायत की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मुआशी तरक्की और सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास हुआ, जिसमें मुआशी टीम की काविशों को सराहा गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाने जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, मुल्क भर में आज ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, सियासी जमातों की जानिब से भी हिमायत की जा रही है। इस हड़ताल का क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा तो ये है कि लोग परेशान हैं जी। और बहुत ज़्यादा टैक्सेस, देखिए टैक्स नेट में लाना तो एक ज़रूरी बात है और वो सबको आना चाहिए। इशू ये है कि जो एलीट और सुपर एलीट है, जो ऊपर है, देखिए वो उनके अल्ले तलल्ले कितने ख़त्म हुए हैं। मतलब क्या वो अपना कुछ खर्च, अपनी कोई करप्शन, अपने कोई मामलात, अपनी कोई लूटी हुई दौलत जो मुल्क से बाहर पड़ी है, या जो हर रोज़ यहाँ पे लूटा जा रहा है पैसा, क्या वो एलीट क्लास कुछ देने को तैयार है या नहीं? अगर तो वो देने को तैयार है तो फिर तो ये ताजर भी देंगे और इनसे भी हम सवाल करेंगे कि भाई आप क्यों नहीं देते, पूरे मुल्क में टैक्स नेट फैलाएं आप। लेकिन जब यहाँ पर आप IPP के माहदे भी नहीं खोलने को तैयार, और ये कॉल जो है बुनियादी तौर पे ये जमात इस्लामी की तरफ से, हाफिज नईम रहमान साहब पहले यहाँ आए भी थे, फिर जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में पहले कॉल दी, फिर उसको ताजरों ने, फिर उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, फिर बाकी जमातों ने उसकी हमायत की। इशू ये है कि अगर ये आप सिर्फ IPP खोल दें तो ये जितना अरेंजमेंट बैठा है ये सारा जेल में होगा, और ये जितने अरब रुपया, खरब रुपया मुझसे लेके बाहर जा चुका है वो भी सारे सामने आ जाएंगे। ये जो सो कॉल्ड अरेंजमेंट जिसको मैं कहता हूँ, IPP तो नहीं किए हैं, तो इनसे आप तसव्वुर करें कि ये जो है आपने बिल्ली को चींटड़ों की निगरानी में बिठा दी है, तो ये इसमें से IPP से खोलेंगे। अच्छा, हड़ताल तो किसी सूरत मुनासिब नहीं, क्योंकि उसके नतीजे में मुल्क की मईशत जो है वो उसका मसला मज़ीद होगा। देखिए मज़ीद अब मसला उसका क्या हल क्या निकल रहा है, यानी ये तो हड़ताल से पहले आज शहबाज राना साहब की ये खबर जो है ट्रिब्यून में, वो ये है कि गवर्नमेंट फेल्स टू सिक्योर 9 बिलियन लोन रोल ओवर्स, यानी IMF की तरफ से उनको ना सिर्फ ये कि पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि 426 मिलियन की बात हुई है अभी तक, यानी रोल ओवर इतना हुआ है। अच्छा, यही जो है अगर हम इसको एक्सप्रेस उर्दू में इसको देखें तो भी तकरीबन कमोबेश ऐसी ही इन्हीं अल्फाज के साथ खबर है। अच्छा, फिर जो हुकूमत $8 अरब का बैरूनी कर्जा जो है रोल ओवर करने में नाकाम हो गई और IMF ने प्रोग्राम मुकर कर दिया, और अब ये जो है ये पहले सऊदी अरेबिया से, UAE से, बाकी मुल्कों से सब हो जाएगा ठीक, एमिरेट से कोशिश कर रही है हुकूमत, ठीक है, और जब वो ठीक हो जाएगा तिजारती बैंकों से भी कर्जा हो जाएगा वगैरह वगैरह सारा हो जाएगा, फिर वो IMF डायरेक्ट उनसे चेक करेगी, फिर उसके बाद कहीं जाके ये सारा मामला होगा। और अभी मेहताब हैदर साहब से इसी कुछ देर पहले मैं उनकी अपने हमारे टीवी पे ही थे, तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये मैं कहना नहीं चाहता कि अगर IMF के साथ माहिदा नहीं हुआ तो क्या सूरत हाल बनेगी, या उसमें ताख़ीर हो गई थोड़ी सी मज़ीद। अभी तो देखें, क्योंकि ऑलरेडी आज के जंग में उनका एक आर्टिकल उन्होंने एनालिसिस दिया हुआ है, और वो ये है कि जो IMF से माहाना बुनियादों पे अहदाफ हैं उनमें बड़ा खला पैदा हुआ है, और उसमें बात यह है कि जो 4 अरब, ये जो लास्ट 3 लाइन्स हैं, ठीक है, जुलाई में जो टैक्स जमा करना था 660 अरब, उससे 4 अरब कम, यानी 656 अरब रुपया जमा हुआ है। अब इशू ये है कि ये जो हड़तालें होंगी, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर करेंगे, महंगाई हो गई, तो उसका क्या नतीजा, उसका हल बड़ा आसान है ना,
किस चीज़ों की ये हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए उसके नीचे कारोबार नहीं चल रहा, तो इन पे और टैक्स डाल दो। फिर लोग और एहतजाज करेंगे तो कहेंगे जी देखें एहतजाज कर रहे हैं तो मैशत तो टाल नहीं रही, इन पे और टैक्स डाल दो। ये मसले का हल नहीं है। मसले का ये था कि जो तरक्याती बजट उस वक्त जारी हो रहे थे, आप पिछले 1 साल के या 2 साल के या 10 साल के, आप सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं खुदा जानता है, या 20 साल के सबके दौर के अदवार के, सबके मुशर्रफ साहब के निकालें, कोई किसी दौर का तहरीक इंसाफ के निकाल लें आप, इनके नून के जो भी तक सिलसिला है, पीपल सब सारे इनके इश्तिहारात एक तरफ रख लें और वो प्रोजेक्ट्स कहाँ खड़े हैं वो एक तरफ रख लें। तो इश्तिहारात के सिर्फ पैसे आप 20 साल के चेक करें कि इश्तिहार कितने छपे हैं अखबारों में और टीवी चैनल्स पे, और उनमें कितना, और वो कहाँ पे गए हैं और कितना पैसा लगा है एक एक समय के इश्तिहार में, और वो प्रोजेक्ट्स किधर हैं। तो बात यह है कि ये इनसे तो मैं बिल्कुल कोई तवक्को नहीं करता। और ये इंट्रा एलीट मुकाबले होते हैं, जैसे होता है ना WWF में नहीं होता, वो लोग हो रहे अच्छा ये वाकई लड़ाई हो रही है, ये वाकई एक दूसरे को सर फाड़ दिए पहलवानों ने, वो सारा अरेंज होता है। वो जो WWF है ना, जो कंपनी है, WWF एक कंपनी का नाम है, मतलब कोई ओलंपिक्स की तरह कोई मुकाबला, मतलब एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड, WWF उसका नाम है। वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। ये WWF जो है एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसमें जो ये एंटरटेनमेंट का लाइसेंस है उनके पास कोई पहलवानी का लाइसेंस नहीं है। वो एंटरटेनमेंट में शुमार होता है। लोग उसको देखो ये हो गया वो हो गया सर। एनीवे, तो ये WWF की तरह की एक यहाँ पे एंटरटेनमेंट, नूरा कुश्ती टाइप आपस में, ये उसका है तो चीनी किसको शुगर आएगी जाएगी वो मिलने लगी हुई। आप तसव्वुर करें कि यहाँ पे जो यानी नया कानून पास हुआ है कल शायद, कि जो फ़कीर हैं उनको पकड़ के जेलों में बंद कर दिया जाएगा और उनसे 50,000 से 3 लाख रुपए तक फ़कीरों से अगर वो भीख मांगते नजर आए तो उनसे जो है वो इतना जुर्माना आयद होगा फ़कीरों पे, भिखारियों पे। यानी अब वो तो जनाब, अच्छा वो उनकी तो सेटिंग होती है, आपको पता है ना, बड़े बड़े चौराहों पे वो तो सेटिंग करके आते हैं, उनको कौन पकड़ेगा? वो तो जो भीख मांगते हैं वहाँ पे वही तो माफिया है। वो भी अरबों रुपए की एक बिजनेस कारोबार है। बड़ी आपने लाहौर के चौक पे खड़े होना है, ठीक है ना, उसके बाद वो कराची में यहाँ ये चौक होती है ना पूरे, इतनी देर सिग्नल बंद होगा, इतने आ जाएंगे, और उसमें बड़ा जुल्म भी होता है, बच्चों को बाकायदा अपाज बना दिया जाता है। तो वो तो पैसे रिश्वत देते हैं, तो वो रिश्वत का रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या इशू है? इशू ये है कि जो डाकू हैं उनको कौन पकड़ेगा? जो ये डाका मार रहे हैं पूरे मुल्क में, इनको कौन पकड़ेगा? अभी जो दहशतगर्दी हुई है ना यहाँ पे, ये बलूचिस्तान में या पूरे मुल्क में, जो एक आप ये जो आपको नज़र आते हैं ना, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के या फ़ौज के सिपाही या बाकी, या जो आपको मज़दूर नज़र आ रहे हैं या शहरी नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग, इनको आप कोई यूनिफॉर्म में है, कोई अपने सिविलियन कपड़े शलवार कमीज़ में, कोई कहेंगे गोलियन को, ये वो तबका है जो आपको कहेंगे अच्छा यार ये बड़े लोग बहुत सारे यार देखो तैयार हैं यूनिफॉर्म में, यार ये से, और यार ये देखो ये जो है ये कपड़े ऐसे पहने। इनके बैकएंड पे हम सब, पूरा पाकिस्तान इनकी बैकएंड पे जिस तरह की ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं, ये एक एक कमरे में, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो पुलिस वाले हों सिपाही, या वो जो हैं ये आपका जो है ना, ये आपको ट्रक चला रहे हैं लोग, ये मतलब आप इनके बैकएंड पे देखें कि किस तरह की ज़िंदगी अपनी गुजारे होते हैं। कि कमरे में बहुत सारे लोग हैं, सुबह सुबह उठें, रिज़्क़ के हलाल के लिए कोई बाहर निकला, मार दिया, इनको घर बैठे बैठे कमीशन मिल रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स, इनका इनसे कोई पूछे कि काम क्या करते हैं? कोई काम तो करते होंगे ना, क्या काम करते हैं? किसी की शुगर मिले हैं, किसी की ये हैं, भाई सारा दिन उधर नज़र आते रहते हैं
शाम को कहीं और नज़र आ रहे होते हैं, रात को कहीं और नज़र आ रहे होते हैं। ये काम क्या करते हैं? इनमें से कोई जॉब करता है, कोई मेहनत करता है, क्या करता है? इनको काम भी होता होगा ना। अब आज वो जारी हुआ है कि जी तमाम जो है वो मुशीरान और मावनीन अपना जाहिर करें कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, और वो जो हैं वो पता नहीं उनकी दौलत इतनी इधर है, वो जिन्होंने जारी किया उनकी अपनी की तरह भाईजान। उनसे तो को पूछे, वो तो मुशीर बेचारे इधर उधर वो अपना जाहिर करें कितने साथी हैं। ओ भाई आप पहले अपना बताएं ना, जो जारी कर रहे हैं वो अपना बताएं। ये नहीं चल रहा, ये अरेंजमेंट जो है ना बुरी तरह कोलैप्स है। इनके पास ना कोई इकोनॉमी का विजन है, ना कोई इनके पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना फॉरेन पॉलिसी का इशू है। ये सिस्टम फारिग है। जाने से जाता हुआ नज़र आ रहा है ना, अब तो खुद हाथ पैर, अब तो ये है ना कि कौन पहले भागता है। तो वो वाले सिनेरियो नज़र आ रहा है। बहरहाल ये है कि इनको चाहिए जब तक हैं बहुत संजीदगी के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ ये मसाइल को हल करें। ये तेरा जज और मेरा जज और उसका जज हैं, जजों को मुतनाज़ ना बनाएं अदालतों को। और ये जो हैं ये से पहले भी होता रहा है। ये मैं यहाँ पर इनको कह के तो मैं वो पीटीआई के दौर में क्या हुआ उसको, वो भी एक कहानी है बहुत बड़ी। उनके वो किधर गए, कौन से लोग थे, क्या थे, वो भी एक अजीब किस्सा है। वो आपस के अंदर वो कौन क्या है, मैं तो सबको एक ही उसमें डाल रहा हूँ ना, ठीक है। उनके कारकुन या उनके बाकी लोग वो रगड़ा खा रहे हैं। बाकी ऊपर की सतह पे तो उनके जो है, या जाहिर है हांसा बंदर है, उनके साथ मसाइल चल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी चंद लोग, बाकी तो बीच में से निकल गए सारे, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये एलीट ऑफ द एलिटिस्ट के ऊपर जब तक हाथ नहीं पड़ेगा, लोग उसका टैक्स देंगे, देखेंगे हमारे हुक्मरान भी है। जैसे यूरोप में है ना, मैं देखें मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, बहुत सारी पॉलिसीज का, जो मोदी सरकार की पॉलिसीज है। और लेकिन एक बात पे मैं उनको दाद देता हूँ। अब यहाँ कोई नाराज किसी ने होना है तो हो जाए पाकिस्तान में। एक बात की दाद देता हूँ नरेंद्र मोदी को। हम मजाक उड़ाते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाय वाला उनका वजीर आजम बन गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई चाय वाला जो है वजीर आजम बने? छोड़ दें पॉलिसीज को या बीजेपी क्या करती है, एक मिनट साइड पे रखें। आप किसी चाय वाले को पाकिस्तान में तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इस मुल्क का हुक्मरान बनेगा? उनको शायद प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी उस वक्त, अब तो आती होगी यकीनन। लेकिन ये है कि वो बन गए वजीर आजम। यहां पर आप इसका बच्चा, उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा, उसी से नहीं निकल पा रहे। और सब अक्रॉस द बोर्ड है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं हो रही, उससे हटके भी यहां पे लाइक्स और डिसलाइक्स भी तो है ना। उसकी पार्टी नहीं, उसकी पार्टी अच्छी नहीं थी, उसकी पार्टी में बैठ के फैसला करेंगे कि फलाना एमएनए कौन जीतेगा, तो फलाना सेनेटर कौन बनेगा, तो फलाना। ओ भाई मुल्क की तरह चलते हैं। आप देखें ना, पॉलिसीज को सारे साइड पे रखें। नहीं वो देखें ना, एक सामने मतलब है कि मैं बिल्कुल उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की पॉलिसीज क्या हैं, बीजेपी। मैं आपको एक अलामत के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक चाय वाला जो है वो वजीर आजम तस्वुर भी कर सके, सोचे भी कि वो कभी मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। तो ये जो है ना, कुछ चीज़ें हमें दूसरों से भी सीखनी चाहिए, चाहे वो आपके मुखालिफ ही क्यों ना हो, ठीक है। और ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा इनकलाब है ना कि एक चाय वाला जो है वो वज़ीर आज़म एक मुल्क में बन गया। और आप ये सोच रहे हैं बैठ के कि यार एक मिनट ठहर, वो जो है ना वो ऐसा करो, वो पार्टी से उसमें चला गया है तो ऐसा है कि वो इलेक्टेबल होगा, तो उसको यार वहाँ से उसको करके तो वो उसको जो जीता हुआ है ना, तो जीता हुआ तो भाई। अच्छा, ना कोई विजन है, ना कोई नज़रिया है, ना कोई ताल्लुक़ है उन लोगों के साथ जो सड़कों पे उनको पकड़ के अब उनसे मुझे नहीं पता अब इसके बाद क्या इनकी पॉलिसीज होगी। ये सिस्टम फारिग है। अच्छा, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट। ये सोशल अनरेस्ट है। लोग ये नहीं, अब उन्हीं पे ये मलबा उन्हीं पे डल जाएगा कि जी और टैक्स, क्योंकि आपने ये किया, आपने ये किया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। क्योंकि और उससे पहले की रिपोर्ट है जो आज छपी हुई है अखबारों में। और अभी भी खोले ना, क्यों नहीं खोलते?
मुतालबात उनका ये है। हाँ, IPPs आप सामने लाएं, फिर उसके बाद पूरे मुल्क को आप कहें। एक आदमी ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, और उसको लोग पढ़ के कहेंगे कि टैक्स दो, सब कहेंगे उसको टैक्स दो। लेकिन आप पहले ही इनसे तो पहले ये टोला जो बैठा, और मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, ये पूरी जो एक एलीट ऑफ द एलीटेस्ट आपस में WWF, तो अब देखें किस तरह जाते हैं मामला। इंशाल्लाह इसमें से बेहतरी निकलेगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और मैं यकीनी से कह रहा हूँ कि ये एक्सपोज हो रही हैं चीज़ें, ये चीज़ें एक्सपोज जब ओपन खुल रही हैं, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। कैसे IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे, कैसे पैसा उनको डॉलर्स में दिया जाता है, वो बिजली बनाए ना बनाए, आप जनाब आप पैसा आपके पास है, रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, विजन है, सब कुछ है। अक्टूबर तक इंटरनेट सुस्त रहेगा। क्यों भाई, अक्टूबर तक क्यों रहेगा? क्या है, अक्टूबर तक सुस्त रहेगा इंटरनेट? अच्छा, मतलब वो भी आप ही की तरह का सुस्त है? कमाल है। तो मतलब ये जो है ना, बस देखते जाएं आगे, तमाशा देखते जाएं। इनसे इसी में से निकलेंगे, इसी क्राइसिस में से ही आपको चीज़ें निकलती नजर आएंगी। जरा एक्सपोज तो होने देना थोड़ा सा। तो और वो बाकी जो अफसोस, इस कदर अफसोस है कि वो जो है उसके ऊपर, यानी फिर वहाँ पर वो इतना बड़ा वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पे, और फिर आइनी सलाहत आएंगी और ये होगा और वो तो मुअत्तल कर देते एक दिन के लिए। आप वहाँ पे उनके लिए दुआ खैर करते, उनके घरों पे जाते नहीं। अच्छा जी, अब एक जनाब आ जाए नई जंगें। एक तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, तारीखी मसला आज, और वो ये हुआ है कि जो महमूद अब्बास हैं वो सऊदी अरेबिया में थे, और सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात जो है वो वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी। और उस मीटिंग की इम्पोर्टेंट उसमें बात ये थी कि उसमें जो है वो सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा जो प्रिंस खालिद बिन सलमान, उनके इंटेलिजेंस चीफ, उनके फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान, और जॉर्डन में और पैलेस्टाइन में जो नॉन रेजिडेंट पैलेस्टाइन में जो एम्बेसडर हैं वो, और जॉर्डन में जो एम्बेसडर हैं वो सऊदी अरेबिया, वो सारे उस मुलाकात में थे। और जो महमूद अब्बास के साथ भी उनके एडवाइज़र फॉरेन मिनिस्ट्री के, और साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ जो उस इलाके के वेस्ट बैंक वगैरह के, और बाकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी। और हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान ये पता चला कि जो गजा नहीं, मगरबी किनारे पे इसराइल ने अटैक कर दिया। यानी अभी गजा में तो जाहिरियत हो रही, वहाँ तो शहीद आज स्कूल पे भी बॉम्बिंग हुई। यही पता चला कि मगरबी किनारे के ऊपर वेस्ट बैंक, ठीक है, और वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक हुआ है। और अटैक के बाद जो है, ये मैं सऊदी मीडिया को कोट कर रहा हूँ, 8th स्लाइड, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट कट शॉर्ट सऊदी ट्रिप ओवर वेस्ट बैंक वायलेंस। उस मुलाकात, यानी वहाँ उनकी मुलाकात हुई है, और वो उनको अपना सऊदी अरेबिया से उनको जाना पड़ा। क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? हुआ क्या है कि जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं कांस, उन्होंने कहा है कि मगरिबी किनारे में, यानी जहां फलस्तीनी अथॉरिटी है, जहां महमूद अब्बास की हुकूमत है, वहां उस जगह को भी फलस्तीनी खाली करें, और वहां पर भी वही होगा जो गजा में होने जा रहा है। 7th स्लाइड, टाइम्स ऑफ इसराइल। दिस इज वॉर। फॉरेन मिनिस्टर अर्जेस गजा स्टाइल टेम्पररी इवैक्यूएशन, टेम्पररी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि यहां से आर्जी तौर पे, अच्छा फलस्तीनी कहां जाएंगे आर्जी तौर पे? मतलब कहां फलस्तीनियों ने कहां जाना है वहां से? मतलब गजा से के मेडिटेरियन सी में ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी दाएं, तो यहाँ से के जॉर्डन चले जाएं? मतलब कहाँ जाएंगे वो? ये जगह खाली कर दें, क्योंकि मगरबी किनारे पर भी हमने ऑपरेशन करना है। अच्छा, ये जो अगर 6 स्लाइड हम दिखाएं ना आज की, तो ये जनीन, ताबूस, तुलकरेम, ये नबुलस, ये पुराने जो, अब तो ये बहुत ही, जो लोग गए हैं वहाँ उनको अंदाज़ा होगा, ये बहुत ही तंग मोहल्ले हैं। तो नक्शा तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटी छोटी जैसे नहीं होते वो गलियां,
तो ये जो है 1953 में जनीन कैंप बना था और 0.42 किलोमीटर इसका रकबा है, ठीक है। ये आप यहां रोकें जरा, 0.42 किलोमीटर, और इसमें 23,000 उस वक्त रजिस्टर हुए थे लोग। यानी आप जगह देखें, 1 किलोमीटर निस्फ मुरब्बा किलोमीटर में रजिस्टर्ड इतने हैं, तो रहते कितने हैं वो छोड़ दें आप। उसके बाद जो दूसरा है नूर शम्स कैंप, 0.21 किलोमीटर, 0.21 किलोमीटर, आप जगह देखें, उसमें 13,519 लोग रजिस्टर्ड हैं। बाकी कितने हैं वो खुदा जानता है। तीसरा जो कैंप है फर्ज कैंप, उसमें आप ये देखें जो 1950 में बना, 0.26 मुरब्बा किलोमीटर और 10,868 लोग। यहां पर बॉम्बिंग हो रही है, बॉम्बिंग, मुझे बताएं। और ये वेस्ट बैंक में, और वो कह रही हैं कि जनाब यहां पर उसी तरह से जो है वो होगा सारा सिलसिला, जिस तरह से जो है वो जैसे कि गज़ा में हुआ। ये अपनी जगह खाली करें और यहाँ से खाली करके ये निकलें। उसके साथ ही जो एक वहाँ पे बड़ा बदकिस्मत वाक़या पेश आया है, और वो जो है ये रॉय जॉर्डन की हम कोट कर देते हैं, 18वीं स्लाइड उनको भी दिखाते हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर वेस्ट बैंक मिलिट्री स्ट्रेटजी सिमिलर टू गाज़ा। यानी अब मुझे बताएं फ़लस्तीनी अथॉरिटी किधर गई? ये महमूद अब्बास के लिए अब ये हमास का नहीं है क्राइसिस, अभी हमास नहीं है, अब ये महमूद अब्बास हैं, ठीक है। वो महमूद अब्बास जिनको दुनिया तस्लीम करती है कि भाई वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो वहाँ पर गज़ा स्टाइल मिलिट्री ऑपरेशन, तो इन्होंने कट शॉट किया और ये वहाँ चले गए। इसी दौरान कतर के जो वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान तानी, जो बड़े एक्टिव, बड़े फ़ाल रहे हैं, वो तेहरान से वापस आके वो ब्रेंट मैकर्क से बात कर रहे थे, जो अमेरिकन यहाँ पे एनवॉय है मिडल ईस्ट में। दरमियान में इसराइल ने कहा कि हम यहाँ पे अब हम, अच्छा इसका मतलब ये है कि जॉर्डन, इसका मतलब ये है कि सीरिया, इसका मतलब है कि अब ये जंग दोबारा एक्सकलेशन की तरफ, वो जो था कि जी मतलब अब वो इधर उन्होंने ट्राई करी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जॉर्डन से असला आ रहा है। इल्ज़ाम ये लगाया है उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि इनको असला स्मगल कर रहा है जॉर्डन। जैसे पहले उन्होंने कहा था ना कि रफ़ा को असला दे रहा है, आता है ये टनल्स में से, तो यहाँ पे पैदल्फी कॉरिडोर पे हम बैठेंगे क्योंकि इजिप्ट का मसला। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे आ रहा है जो असला आ रहा है, वो आ रहा है जॉर्डन से। जॉर्डन पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी कहाँ जा रहे हैं इशू, देखते हैं अगले 24-48 घंटों में। ये जंग दोबारा मतलब मगरबी किनारे को खाली करेंगे अब, ठीक है, यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ख़त्म करेंगे वहाँ से। उसके बाद जनाब वहाँ पर एक दूसरा क्राइसिस, एक जो नई जंग है, ये भी, इसको भी मैं एक बड़ा क्राइसिस है। लीबिया में जब वो गए जनरल गद्दाफी 2011 में, तो उसके बाद जो मैं हमेशा बात कहता हूँ ना कि ईस्टर्न और वेस्ट, यानी बेंगाजी, तबरूक एक तरफ और त्रिपली एक तरफ, तो ये दो हिस्सों में, दो हिस्से जहाँ पे एक खलीफा हफ्तार और एक तरफ वो हुकूमत जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया हुआ था, इनको अगर किसी चीज़ में जोड़ के रखा है तो वो उनका सेंट्रल बैंक है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ऑयल का सारा पैसा जाता है सेंट्रल बैंक में, और सेंट्रल बैंक से दुनिया डील करती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कहती है कि लीबिया के साथ जितनी भी लेन देन आपने करनी है वो उनके सेंट्रल बैंक के थ्रू करनी है। तो ये सारा जो, चाहे वो यहाँ जो ईस्टर्न लीबिया में ऑयल फील्ड्स हैं, या जो वेस्टर्न में तो बहुत कम है, ज़्यादा तो ईस्टर्न में है। अब जनाब उधर जब से कद्दाफी गए हैं तो कोई 11 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। वहाँ पर वज़ीर आज़म भी आते जाते, ऐसे चलते फिरते वज़ीर आज़म गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो सबसे मजबूत पोजीशन है वो सादिक अल कबीर की है। सादिक अल कबीर जो है वो 2011 से, मतलब वो 9, 10 या 11 वज़ीर आज़म फारिग हो चुके हैं। ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं।
ये अपनी जगह से इनको कोई नहीं हटा सका। और सेंट्रल बैंक लीबिया का, उसमें 27 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 27 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, 95% ऑयल से। अब जनाब वहां पर जो बड़ी मुश्किल से वहां पे पीस टॉक्स हुई कई सालों के बाद, क्योंकि वहां पे उस वक्त एक तरफ रशिया खलीफा हफ्तार को सपोर्ट कर रहा था और उनके साथ अरब ममालिक थे। मैं मुतातों की बात कर रहा हूं, रशिया और अरब ममालिक खलीफा हफ्तार के साथ थे। अब तो खैर सब ये पिछले 2-4-5 सालों में बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हो गए हैं और सब गिले शिकवे खत्म हो गए। जो मरकजी हुकूमत थी उसको टर्की सपोर्ट कर रहा था। तो टर्की और रशिया, जिस तरह सीरिया में इशू चल रहे थे, वहां सबसे एक इशू लीबिया में भी था। अब वो टर्की और रशिया के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है इस वक्त। टर्की, सऊदी अरेबिया, सब ठीक हो गए आपस में, टर्की, इजिप्ट, ये सब ठीक हो गए। लेकिन वहां पर हुआ ये कि वहां पर जो उनके वजीर आजम थे अब्दुल हमीद दबैबा, ये 2020 में 2020-21 में आ गए थे और बड़ी मुश्किलों से सीज फायर हुआ, जंग बंदी हुई स्विट्ज़रलैंड में। फिर उसके बाद सारे कबाइल जमा हुए, फिर उन्होंने कहा इनको बनाते हैं, फिर उन्होंने कहा 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। वो इलेक्शन मुलतवी हो गए, जाहिर है। तो ये केयर टेकर ही हैं 2020 से 21 से, ये मेरे ख्याल से केयर टेकर ही हैं 2021 से। फरवरी 2021 में आए थे, तो दिसंबर में शायद इन्होंने इलेक्शन करवाना 2021 में। अब ये जो है ये इन्होंने बम पे लात मार दी। वजीर आजम है मुल्क के, इन्होंने गवर्नर, वो जो 11 साल से एक बंदा गवर्नर बैठा है, वो ट्रिपली में अपने दफ्तर के अंदर, वो कोस्टल लाइन पे, वहाँ के उसकी जगह वो आपको नज़र आएंगे, वो सारे मेडिटेरियन सी पे जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें दफ्तर हैं लीबिया के। ऑयल, सोचिए ना, उनका पूरा दुनिया भर में डील्स हैं। उनको हटा दिया इन्होंने। उनको हटाने की गलती की तो उसके नतीजे में वो खलीफा हफ्तार जो है, उन्होंने पूरे लीबिया के अंदर, ईस्टर्न लीबिया में जो मशरिक है, वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दी। वजह क्या हुई कि आपने इनको क्यों हटा दिया? अब जनाब इसमें सारी दुनिया कूदी हुई है। और दुनिया का वजन कहाँ पे है? दुनिया का वजन है वो जिसको बरतरफ किया, वो कह रहे मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ये ओहदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रहूंगा इधर। वजीर आजम ने घर जाना है घर जाए, मैं तो स्टेट बैंक का गवर्नर हूँ, ये कौन है? मतलब पैसे मेरे पास है, ये कौन है? ये कहाँ से आगे है? अब वो वजीर आजम साहब ने बड़ी मुश्किलों से खाना जंगी वजीर आजम बने। वो वजीर आजम कहते ये कौन है, मुझे हटाएगा? अच्छा, जो जिसको उन्होंने अपॉइंट किया था वो बंदा भी भाग गया। शुक्री जो है, शुक्री वहाँ पे उनको अपॉइंट किया, तो साबिक डिप्टी गवर्नर थे, वो भी दौड़ गए। उन्होंने कहा ये जो ब्लड शेयर होने वाला है ये सारा मेरे सर पे जाएगा, तो मैं तो ये ओहदा लेने से। एक बरतर हो गया, दूसरा आ नहीं रहा, ऑयल बंद हो गया, उन्होंने प्रोडक्शन बंद हो गई, दुनिया पूरी कूदी हुई है बीच में। अब जनाब रौला पड़ा हुआ है और जनाब वो जो है वो वहाँ पर अब वजीर आजम जाएगा, वो गवर्नर नहीं जा सकता स्टेट बैंक का। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा आज जो है ये राइवल गवर्नमेंट्स है ना दो, ये राइटर्स अगर 5वीं स्टोरी देखें, ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। लीबियन ऑयल फील्ड्स, 5th स्लाइड अगर हम देखें तो ये जो है ये क्लोजर स्टैंड ऑफ वायर। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये चले जाते हैं, और आज गार्डियन कह रहा है यूएस यूएन कूद गए बीच में, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल पे 3rd स्लाइड, ये सब कूदे, दुनिया पूरी कूद गई है, दुनिया का वजन उधर है। वो जो उनका अपना नेटवर्क डील्स ऑयल बड़े लेवल पे, जाहिर है कि आप डील कर रहे हैं लीबिया का ऑयल सारा, 2011 से कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये फारिग हो गए वजीर आजम, इन्होंने ये फारिग हो गए और गवर्नर रह गया, वो गवर्नर ओहदा नहीं छोड़ रहा, दुनिया उससे बात कर रही है, वो अपने ओहदे पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये जाए फारिग हो, ये कौन आदमी है? इस तरह के तो 8-10 में भुगता चुका हूँ पहले। अच्छा, वो खलीफा हफ्तार उनके साथ मिल गए हैं ना, खलीफा हफ्तार मिल गए उनके साथ, ताजरों ने हड़ताल कर दी ऑयल की, वो उधर मिल गए उनके साथ, उधर भी तो ताजिर हैं ऑयल के। सुने, अब इशू क्या है कि इसमें और क्या सपोर्ट चाहिए? यानी एक बंदा ट्रिपली में बैठ के सेंट्रल बैंक चला रहा हो और उसको उधर से भी सपोर्ट मिल जाए, और बाकी अब ऑयल फील्ड्स बंद होनी शुरू हो गई। तो खलीफा हफ्तार अगर आते हैं आगे और ये गवर्नर अपनी जगह रहता है, तो आप समझ लें कि खलीफा हफ्तार के पीछे कौन है। फ्रॉम रशिया विद लव, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि रशिया उस तरफ था, टर्की
इनकी हमायत में अब नहीं आ रहा, वज़ीर आज़म की हमायत में। जी। यहाँ जो भी अगला वज़ीर आज़म होगा वो खलीफा हफ्तार अपॉइंट करेगा, और खलीफा हफ्तार खुद तो नहीं आएगा ना वज़ीर आज़म, लेकिन इनकी मर्जी का कोई जो भी होगा खलीफा हफ्तार के, इसका मतलब है कि रशिया लीबिया के अंदर। इससे पहले टर्की, अरब ममालिक, रशिया, ये कैंप्स बने हुए थे। अमेरिका का भी इधर ही था ना, सेंट्रल बैंक की तरफ ही था। तो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में क्या मुल्क के मुआशी हालात से शटर डाउन और हड़तालों के मुतहम्मिल हो जी, सकते हैं? उस पर तो बात मैंने कर ली। तो बहुत ज़्यादा मुतहम्मिल तो जाहिर है कि वो तो अब जो हो रहा है सो हो रहा है सामने हमारे। मैं जो मज़ीद महाज खुल गए हैं ना, एक तो ये है कि ये जो लीबिया में क्या होने जा रहा है, ये रशिया का इसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ा रोल होगा। दूसरा वेनेजुएला में वो जो मदुरो और वो सारा इलेक्शन हुआ है, अब वो इलेक्शन के ऊपर हंगामे हो रहे हैं, या पूरा ग्लोब देखें ना तो हर जगह आपको हॉट स्पॉट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वहाँ पर जो अगर आप नक्शा देखें तो बिल्कुल वेनेजुएला के साथ है निकारागुआ। ये निकारागुआ है वो जो कॉन्ट्रा रेगन दौर में कॉन्ट्रा स्कैंडल्स आया था, वहाँ पे रेबल्स को आर्म्स वगैरह CIA सप्लाई करके आसपास के मुल्कों में। तो ये बड़ा बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका है। ये कोलंबस का चौथा सफ़र है जहाँ पर ये उतरा था। तो वहाँ पर जो ओर्टिगा हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम जो है अपने फाइटर्स को भेजने लगे हैं हम अपने फाइटर्स को भेजने लगे हैं मदद के लिए वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला जो है वो हमारे फाइटर्स जो हैं जाके वहाँ पर, ये CNN ब्रेक कर रहा है खबर 23rd। अब ये जहन में रखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिलसिला। 23rd स्लाइड, निकारागुआ के जो ओर्टिगा हैं वो कह रहे हैं कि फाइटर्स भेज रहे हैं डिस्प्यूटेड इलेक्शन पे। वहाँ पर वो अपोजिशन है जिसको ज़ाहिर है अमेरिका मान चुका है, यानी ओपोनेंट जो हारे हैं उनको अमेरिका मान चुका है। इनकी मदद को निकारागुआ कह रहा है कि हम फाइटर्स भेज रहे हैं। तो एक टर्मोइल वहाँ से आपको नज़र आता है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते वो सूडान के अंदर दो जनरल्स आपस में, फिर वो मशरिक वस्ता ये गज़ा के अंदर, अब वेस्ट बैंक के अंदर होगी। अब याद है यूक्रेन पे। यूक्रेन में सबसे बड़ा क्राइसिस एक तो पोस्तोव पे अटैक हुआ जो कि ईस्टर्न बिल्कुल रशिया में है, सॉरी साउथ रशिया कोस्टल लाइन, वहाँ पे आग लगी हुई, यूक्रेन ने वहाँ पे अटैक किया। लेकिन जो दूसरा ख़तरा पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो इशू है सबसे प्रॉब्लमेटिक वो ये है कि यूक्रेन के जो हमले हो रहे हैं जिस इलाके में, जो कर्कस का इलाका है, जो कर्कस का इलाका है जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे। और रशिया का जो सबसे बड़े 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें से एक जो है वो मौजूद है वहाँ पर जहाँ पर ये जो है ये अटैक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये रशिया के जितने वो मेरे ख्याल से मैप हमारे पास नहीं है, लेकिन रशिया के जो पावर प्लांट्स हैं वो उन इलाकों में हैं जहाँ पे कर्कस में तो ख़ास तौर पे बड़े पावर प्लांट्स हैं। और यूक्रेन के, अच्छा वहाँ पर अटैक ज़्यादा होता है, वो मैप अगर होता तो मैं उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे 12। तो लेकिन इससे जो यूक्रेन के पावर प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं NPP, वो जो चेरनोबिल का हुआ था 86 में, तो वो जिसमें एक एक्सीडेंट के नतीजे में फिर उसके बाद इवैक्यूएशन हुई थी और खारा वो इलाका जो है वो खाली है। अभी मतलब वो 30 किलोमीटर को एक्सक्लूजन जोन हो गया था और सब हो गया था। तो वो जो है वो उसके नतीजे में अब ये हुआ है कि ये जो है ये चेरनोबिल की तरह का कोई वाक़या रशिया में ना पेश आ जाए। वो अगर हमारे पास रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये मैप है, ठीक है ना, तो अगर हम देखें इसमें तो रशिया के जो पावर प्लांट्स हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइड को अगर ऊपर करेंगे तो हम वो जगह देख सकेंगे जहाँ पर ये कुर्स्क का जो इलाका है।
अब कर्स्क के इलाके में सबसे बड़े ये वो इलाके हैं जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं रशिया के। तो कर्स्क के इलाके पे अगर अटैक बढ़ते हैं तो यहाँ चेरनोबिल की तरह का कोई वाक़या पेश ना आ जाए, तो जो IAEA हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल या उनके जो सरबराह हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, रशिया पहुँच गए, और वो ये देख रहे हैं कि कहीं यहाँ पर जो है वो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसा तो नहीं कि वही सिचुएशन दोबारा डेवलप हो जाए जो 1986 में ये बिल्कुल बेलारूस के करीब ये प्रिपियात का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंटली उसमें कुछ जो उनके साइंटिस्ट मर गए थे, फिर लोगों की डेथ हो गई थी, फिर वो पूरा इलाका खाली हुआ था, फिर ये 2011 तक थायराइड कैंसर और ये पूरे इलाके में तो बड़ा एक टर्मोइल। तो ऐसा अगर वहाँ पर हो जाता है तो ये पूरा इलाका जो है, क्या वो क्या ये प्लान तो नहीं है जो एकदम से F-16 तैयार है और ये सारा अटैक हो रहा है कि वहाँ पे पावर प्लांट जो है वो एक डैमेज हो जाए। अच्छा, अब ये तो एक ये पावर प्लांट्स यहाँ पे हैं, न्यूक्लियर NPPs को कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अच्छा, ये हो गया दूसरा, अभी ये जंग आगे जा रही है, ठीक है। उधर एक नया टर्मोइल, वो एक तो जाहिरियत नया रुख अख्तियार कर गई कि मगरबी किनारा दरमियान में आ गया, उधर शहादतें अलग हो रही हैं। अब ये जो 10 शहीद हुए हैं ये मगरबी किनारे में हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गजा की तरह कॉपरेशन करेंगे। तीसरा जो है वो ये जो सूरत हाल यहाँ की डेवलप हो रही है, आज जमात इस्लामी के ऊपर से पाबंदी हटा ली बांग्लादेश ने, उनकी हुकूमत ने जमात इस्लामी के ऊपर से पाबंदी हटा ली, उनके ऊपर से भी और उनकी जो तलबा विंग है उनके ऊपर से। और उनका जो स्टेटमेंट आया यहाँ, उसके बाद वही आया कि हम तमाम मुल्कों से, ये मैं बिजनेस टुडे को कोट करता हूँ, 33rd स्लाइड, वही कहते हैं न्यू दिल्ली मस्ट नॉट इंटरफेयर, जमात इस्लामी चीफ सेज के बांग्लादेश 33rd स्लाइड वांट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद US, चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा जी, लेकिन इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुका चाहते हैं, जो द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से। बांग्लादेश वांट्स हार्मोनियस टाइज विद इंडिया बट न्यू दिल्ली मस्ट नॉट इंटरफेयर, जमात इस्लामी चीफ। जो डॉक्टर यूनुस हैं उन्होंने मुलाकात मलेशिया के आज जो वहाँ पे नुमाइंदे उनसे की, और उन्होंने कहा कि आसियान और सार्क के दरमियान बांग्लादेश जो है वो एक ब्रिज का रोल, सार्क का नाम बड़े अरसे बाद बांग्लादेश की तरफ से आया है, उन्होंने कहा हम ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं, आसियान की मेंबरशिप बांग्लादेश लेगा। लेकिन दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि बज़ाहिर तो ये बड़ी मामूली सी बात लगेगी, लेकिन ये मामूली होते नहीं है। जो फ़ॉरेन ऑफिस के वर्ड्स होते हैं, जो ज़बान होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक लफ्ज़ को बड़ा, हमारे यहाँ भी ISPR की स्टेटमेंट आती है, फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आती है, पेंटागन की स्टेटमेंट आती है, ईरान की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है, टेलीफोन पे बात हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से, वो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर तो वाइट हाउस का अलामिया देखें तो वाइट हाउस का अलामिया तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो कह रहा है कि जी ये बात हुई, उन्होंने बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उन्होंने बताया कि जी मैं गया था, मेरी पुतिन से मुलाकात हुई है, और फिर मेरी यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से भी मुलाकात हुई है, और वगैरह वगैरह करके। तो वो जो है वो प्रेस स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है जो वाइट हाउस की तरफ से टेलीफोन कॉल के हवाले से जारी हुई है। जो इंडिया की तरफ से जारी हुई है वो जारी हुई है कि जी उसमें उन्होंने बात की है कि बांग्लादेश के हिंदूज की। अच्छा, ये जो अब ये देखें, ये वाइट हाउस की स्टेटमेंट है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है, इसमें इंडो पैसिफिक का जिक्र है, इसमें बांग्लादेश का नाम ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें बांग्लादेश के हिंदूज का नाम है। लेकिन जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसी टेलीफोन कॉल के बारे में जारी की है, उसमें वो कहते हैं कि जी ये बातें हुई, ठीक है, लेकिन जो 6 या 7 पॉइंट है, 7 खास तौर पे वो कहते हैं कि हमने बांग्लादेश के हिंदूज पे भी बात की। जो व्हाइट हाउस कह रहा है वो कह रहा है इस पर बात ही नहीं हुई। ये बड़ा अनयूजुअल है कि व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, बांग्लादेश का नाम भी नहीं है, ना हिंदूज का नाम है। जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि जी बांग्लादेश डिस्कस हुआ, वो कह रहे हैं बांग्लादेश। तो इंडो पैसिफिक में बात हुई, तो ये एक अजीब सी बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए, ये जो होते हैं ना कि मतलब दो मुल्कों के, तो फिर जो स्टेटमेंट जारी होती हैं वो बड़े तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है दोनों मुल्कों की, कि भाई ये जो है अगर बात हुई है किसी एक मुल्क, मतलब
शी जिनपिंग की बात हो रही है या तो मतलब दोनों मुल्क उसको एक्चुअली वेट कर लेते हैं पहले कि ये हम इशू करने लगे हैं, तो तुम ऐसा ना हो कि हम कुछ और कर दें आप कुछ और कर दें। तो ये कोऑर्डिनेशन की खराबी है, ये क्या है? ये एक इशू है बहुत बड़ा कि क्या प्रेसिडेंट बाइडेन से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश डिस्कस किया है या डिस्कस नहीं किया, और इन्होंने कैसे जारी कर दी और उन्होंने कैसे नाम नहीं लिया। उन्होंने इंडो पैसिफिक डाला, इन्होंने कहा बांग्लादेश डिस्कस हुआ है, प्रॉपर बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जहां पे प्रॉब्लम्स हैं। फिर बांग्लादेश में जनाब अदानी ग्रुप ने खूब इन्वेस्टमेंट की और उनके कोई $1 बिलियन जो हैं वहाँ पे अटक गए हैं। अब वो कैसे वापस आएंगे? लेकिन जो इशू है ना, इशू ये है कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि 30 स्लाइड कि 5 इंडियन पावर कंपनीज जो हैं वो $1 बिलियन उनके देने हैं बांग्लादेश ने। लेकिन इससे पहले 2 साल पहले वहाँ का जो डेली स्टार है 31 स्लाइड वो कह चुके हैं कि ये जो मुआहदे हैं सारे ये पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं और हसीना वाजिद कर गई और हमें तो वहाँ पर पहले इशू चल रहा था। जब बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है कि जी अदानी ग्रुप विल कंटिन्यू टू सप्लाई पावर टू बांग्लादेश फ्रॉम झारखंड प्लांट, तो ये उनके पैसे भी देने हैं, वहाँ पर पैसा फंस गया है। कितनी इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप, मैं इसको समझने कासिर हूँ कि ये कैसे ये क्या इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगी जब तक ताल्लुकात बहाल। जमात इस्लामी कह रही है इंटरफेयर ना करें, तो इंटरफेयर करने के लिए ही तो इन्वेस्टमेंट्स थी। और थी क्यों इन्वेस्टमेंट्स? भाई इन्वेस्टमेंट इसलिए थी ना कि वहाँ ऐसी हुकूमत आएगी जो कि दोस्त बनेगी। तो वहाँ तो उन्होंने चुन चुन के तोड़ दिए सारे वो जो भारत की इन्वेस्टमेंट्स थी और जो उनके सिम्बल्स थे सारे वो तो तोड़ दिए उन्होंने, तो पर खर्चे उड़ा दिए। तो अब वो तो डूब गया, सारा सरमाया भी डूब गया और वो भी, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, डॉक्टर यूनुस ने सार्क का नाम लिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा सार्क और आसियान के दरमियान बांग्लादेश एक ब्रिज का रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश जो है वो ये जो बिम्स्टेक बनी थी, ये बिम्स्टेक का मकसद ही ये था कि सार्क पे से पाकिस्तान को माइनस करके एक बांग्लादेश एक नहीं हो। उन्होंने नाम लिए सार्क का, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सार्क और आसियान के दरमियान वो बिम्स्टेक कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब इशू ये है कि ये मैं ढाका ट्रिब्यून कोट कर रहा हूँ 20 स्लाइड और इस पर प्रोग्राम एंड करते हैं। 20 स्लाइड, बांग्लादेश कैन ब्रिज बिटवीन आसियान एंड सार्क। अच्छा, तो इसका मतलब है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो आसियान को और सार्क को देख रहे हैं और ये ब्रिज होगा बीच में, ठीक है। और ये बिम्स्टेक ये जो चीज़ें बनी थी इससे उन्होंने अपने आप को अलग, इन 2 फोरम्स का नाम इन्होंने लिया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, जैक सल्लिवन का दौरा रह गया चाइना का, आज उनका दूसरा दिन है, उस पर कल बात करेंगे। लेकिन ये नए फ्रंट्स खुल गए हैं बहुत सारे, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। ये अरेंजमेंट भी ला सकता है अगर ये कुछ मामलात पे ओनरशिप ले। ये चूँकि ओनरशिप नहीं ले रहे तो उसकी वजह से, और ये IPPs और बाकी सारे मामलों में खुद फंसे हुए, या तो ये कि खुद ही ख़त्म करें, एक दफ़ा कहें कि भाई हम ये थे, गलत हुए थे, हमारे थे, जैसे तैसे हम इसको ख़त्म करते हैं, अब दोबारा रिन्यू करवाते हैं। तो बात मतलब ये फंसा हुआ है मामला कि डॉलर्स बाहर से आ नहीं रहे, ये डॉलर्स में पैसे ले रहे हैं चाहे बिजली पैदा ना करें, वरना ये भी आलमी अदालत में चले जाएंगे। बैठे इधर हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।